शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? ओके, पहला प्रश्न है यहां पर आज के सेशन का। तो शिक्षा मनोविज्ञान, ओके, सो एजुकेशन साइकोलॉजी कह सकते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का लिए ऑप्शन दिए गए मानव व्यवहार का अध्ययन, ये यहाँ पर शायद मिसप्रिंट है, मानव व्यवहार का दिन नहीं, मानव व्यवहार का अध्ययन। ओके, आई होप आप समझ सकते हैं, थोड़ा मिसप्रिंट है। दूसरा है मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, तीसरा है सीखने के तरीकों का अध्ययन, और चौथा है संचार माध्यमों का अध्ययन। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शिक्षा मनोविज्ञान, मानव। तो आंसर होगा, पहले तो आंसर बताता हूं, डी आंसर होगा, संचार माध्यमों का अध्ययन इससे संबंधित नहीं है। क्योंकि अगर शिक्षा मनोविज्ञान की बात करूं तो मानव व्यवहार हो, ह्यूमन बिहेवियर, मानसिक क्रियाएं हो, मेंटल प्रोसेस, या फिर सीखने के तरीके, लर्निंग मैथड्स कह सकते हैं, ये सभी इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन संचार साधनों का कोई कनेक्शन नहीं है। तो डी आंसर है। अगले प्रश्न को देख लीजिए, यहां पर निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास के सिद्धांत आप सभी ने जरूर पढ़े होंगे, पढ़ लीजिएगा, डोंट मिस दिस टॉपिक। ओके, पहला ऑप्शन है विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, दूसरा है विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, या विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो भाई इसमें सबसे वीक जो ऑप्शन लग रहा है वो आप देखें कि विकास मशीनी प्रक्रिया है। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 ऑप्शन आपको पॉजिटिव दिख जाएंगे, एक अलग ही दिख जाएगा कि हाँ ये नेगेटिव सा है, और उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो डी आंसर है, लॉजिक से वहां पर भी ऐसे ही करिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहां पर, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? जटिल व कठिन है, ओके। तो शैशवावस्था है, किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो आंसर इसका सिंपल है, बी, किशोर अवस्था। देखिए आपने जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे इन अवस्थाओं को लेकर, किशोर अवस्था के ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलते हैं। सारी परेशानियां इस समय हैं, सारी कंफ्यूजन इस समय है, कई तरह की चीजें किशोर अवस्था के दौरान बनती हैं, इसलिए यहां पर जो चेंजेस हैं उसके बारे में काफी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो किशोर अवस्था इसका आंसर होगा, तो याद रखिएगा, ज्यादातर मैंने देखा है इससे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक जो थे, जाने माने मनोवैज्ञानिक हैं, व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? ओके, तो मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर बांटा है, प्रभुता या अधीनस्थ पूर्ण के आधार पर बांटा है, स्वतंत्रता या निर्भरता के आधार पर बांटा है, या फिर उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने जो व्यक्ति को बांटा है जिस आधार पर, वो है चिंतन और कल्पना शक्ति। अब इस पर ज्यादा डिस्कशन क्या करना है, बस यही है कि पढ़ा होगा थॉर्नडाइक के बारे में तो आपको पता चल जाएगा कि चिंतन और कल्पना शक्ति की बात उन्होंने सबसे ज्यादा की है। थॉर्नडाइक को जरूर पढ़ लीजिएगा अगर पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। ए आंसर है, आपकी सोच और आपकी इमेजिनेशन पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, ऑप्शन दिए गए हैं, पर्यावरण, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है आहार, और चौथा है सभी। बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डी आंसर है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि सभी हैं वृद्धि को प्रभावित करते हैं, आप बिल्कुल आसानी से आंसर कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहां पर, आंशिक दृष्टि दोष युक्त बालक का कक्षा व्यवहार कैसा होता है? वह पुस्तक को आंखों के निकल लाकर पढ़ता है, शिक्षक से अक्षर स्पष्ट ना देखने की शिकायत करता है, बोर्ड पर लिखे हुए को नोटबुक में नहीं लिख पाता, उतार पाता, या फिर उपभोग सभी। बहुत आसान कहेंगे इसको भी हम। आंशिक दृष्टि दोष हालांकि कई लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, तो वैसे इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि जो सभी लिखे हैं आंशिक दृष्टि दोष में भी ये सारी समस्याएं होती हैं पूर्ण, अगर हम देखें, क्योंकि कोई बात ही नहीं है इसमें, ये सब होगा ही। इतने सिम्टम्स तो हम वैसे भी कॉमन सेंस से समझ सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल सिंपल है, डी है आंसर इसका। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए यहां पर। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना गया है? प्रथम कक्षा, ओके, तो प्रथम कक्षा की पूछा गया है, यह भी आसान लगना चाहिए मेरे हिसाब से। पूर्व प्राथमिक कक्षा, प्ले वे प्राथमिक कक्षा, घर को माना गया है, या फिर ये सभी माने जाते हैं प्राथमिक कक्षा? तो 17वां प्रश्न है, आंसर इसका सीधा सीधा बताता हूं, घर, आपका घर, प्यारा घर, होम स्वीट होम। तो मतलब यह है कि जो कुछ हम सीखते हैं सबसे पहली भाषा हमारे
घर से सीखते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोगों को पता है कि घर में ही हम जो भाषा बोलते हैं, हमारे घर में जो मातृभाषा होती है वो सबसे पहले सीखते हैं। तो प्रथम शिक्षण हमें वहीं मिलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉजिक तो नहीं है, सिंपल सा बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयास और त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रयास और त्रुटि सिद्धांत पढ़ा होगा जरूर, नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा। ओके, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट। अभ्यास इंपॉर्टेंट है, प्रेरणा है, सी है, लक्ष्य या चौथा है वाद विवाद। 18वां प्रश्न है ये, सॉरी 8वां प्रश्न है। आंसर इसका होगा सी, लक्ष्य है। तो ये जो थॉर्नडाइक ने दिया था प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ओके, थॉर्नडाइक बहुत जरूरी है हमारे लिए टेट एग्जाम में। तो इन्होंने ये लिखा था कि जो नियम है वो लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रयास और त्रुटि। ओके, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो भी समझ में आ जाएगा। लक्ष्य, प्रयास और त्रुटि। ओके, प्रयास आप किसी लक्ष्य के लिए करेंगे। सी आंसर है भाई इसका, क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर का। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। ए, कभी कभी कर लेनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए, नियमित करनी चाहिए, या फिर जब छात्र कहें तब। तो भाई शिक्षक को गृह कार्य की जांच रेगुलर करने चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये तो बिल्कुल रेगुलर काम है। ओके, नियमित होनी चाहिए गृह कार्य, होमवर्क। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। ए, कैसे? ए, डांटकर, दोषारोपण कर कर, अनुबंध द्वारा, या फिर सभी सही है। तो भाई सोच लीजिए अपना आंसर। आंसर होगा इसका अनुबंध द्वारा, सी। क्योंकि बुरी आदतों को हम अनुबंध के जरिए सुधार सकते हैं। अब ये अनुबंध के कई मायने निकाले जा सकते हैं। ओके, आप किसी चीज से किसी डर का कनेक्शन बना दीजिए, एक अनुबंध बना दीजिए तो नहीं होंगी, या कोई ऐसी चीज बता दीजिए जिससे कि एक पॉजिटिव लालच बने, उससे जुड़ाव हो जाए कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे ये फायदा होगा। तो इट डिपेंड करता है कि अनुबंध कैसा बना रहे हैं, पर आंसर सी होगा इसका। ठीक है।